अस्सलामुअलैकुम। इल्मी सिटी के साथ मैं हूँ आपकी मेजबान इकरा जाहिद और आप सबको खुशामदीद कहती हूँ एक नए लाइव सेशन में। जितनी मेरी इल्मी सिटी की ऑडियंस है वो इस बात को जानती है कि इल्मी सिटी लाता है उनके लिए रोजाना की बुनियाद पर कुछ लाइव सेशन जिससे वो कुछ सीख सके, एजुकेट हो सके और मोटिवेट हो सके। हमेशा हमारा लाइव आने का एक खास मकसद होता है और हमारे साथ एक खास गेस्ट मौजूद होते हैं जिनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अगर आप हमें पहली बार ज्वाइन किया तो हमारे पिछले सेशन भी आप देख सकते हैं जाके इल्मी सिटी पे विजिट करके। तो आज हम मैं अपने अपने जो टॉपिक से पहले अपने गेस्ट का तारुफ कराना चाहूंगी ताकि हमें मजीद लोग ज्वाइन कर लें और अपने टॉपिक को बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड करें। तो आज हमारे साथ एक बहुत ही खास गेस्ट मौजूद है, ताहिर बलोच साहब मौजूद है। ये बहुत ही अच्छे ट्रेनर और कंसल्टेंट है और आपने ये पब्लिक स्पीकर भी हैं, बहुत सारे कॉलेजेस में स्टूडेंट्स को जाकर मोटिवेट भी करते हैं। तो आज भी हम इनसे मोटिवेशन लेंगे और पूछेंगे कि आज स्टूडेंट अपनी लाइफ में कैसी बेहतरी ला सकते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू वेरी मच इकरा आपका, और पर्टिकुलरली आपके इल्मी सिटी पूरे सेटअप का माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। और जो सबसे खुशी की बात है वो ये है कि एक्सपर्ट्स को आप लेके आ रहे हैं, और उसकी वजह से जो बेहतरीन बात है वो पर्टिकुलरली यूथ तक पहुंच रही है। और ये जो हमारा पैंडेमिक का टाइम है ये बड़े अच्छे अंदाज से एक लर्निंग की तरफ आगे बढ़ रहा है, और हर बंदा इस हवाले से बड़ा बेहतर अंदाज से अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर रहा है। और इसमें बहुत बड़ा क्रेडिट है आपकी इल्मी सिटी टीम का, और माशाल्लाह आप जितने लोग भी काम कर रहे हैं उन तमाम का, और पर्टिकुलरली आपका शुक्रिया, और आसिफ साहब का थैंक यू वेरी मच। और उसमें मैं शहजाद रोशन गिलानी साहब का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि जिनकी वजह से ये सारी चीज़ें मुमकिन हो रही हैं आज के दिन के हवाले, खुसूसन इस प्रोग्राम के हवाले से। थैंक यू। जी बिल्कुल सर, आपका बहुत शुक्रिया। मगर आप जैसे लोग हमारे प्लेटफॉर्म पे आते हैं तभी हमारा प्लेटफॉर्म कामयाब है, ताकि हम लोगों तक आप लोग की राय पहुंचा सके, एक्सपर्ट्स की राय पहुंचा सके। सर हमेशा जज़ाकल्लाह। हमारा कोशिश होती है कि हम कोई एजुकेशन से अवेयरनेस से रिलेटेड टॉपिक पे बात करें, और जो हमारा आज का टॉपिक है वो शायद यूथ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी जो यूथ है हमेशा उसकी शिकायत रहती है कि हमारे पास जॉब नहीं है, हम प्रोफेशनल काम नहीं कर पाते, हमारे पास वो अपॉर्चुनिटीज नहीं है। तो आज हम इस बारे में डिटेल बात करेंगे। और मैं जितने भी लोगों ने हमें ज्वाइन किया मैं उनको बता दूं, चाहे वो प्रोफेशनल अभी काम करें या नहीं, या काम शुरू करने वाले हैं, अगर आपको कोई भी सवाल है तो सर ताहिर बलोच से बेहतर कोई नहीं होगा आपके जवाब के लिए। तो अपने सवालों को थैंक जरूर यू। ऐड करें ताकि आप लोग बेहतर जवाब हासिल कर सके। तो सर आज हमारा टॉपिक जो है कि स्टूडेंट कैसे प्रोफेशनल हो सकता है। तो मैं चाहूंगी पहले आप स्टूडेंट्स को बताएंगे प्रोफेशनल होना होता क्या है, ताकि उसको बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर सके। अच्छा, इसमें ना ये जो प्रोफेशनल की टर्म है, इसकी बिल्कुल। जब भी इस्तेमाल होती है तो आपने कहीं गुफ्तगू में जब किसी के काम के हवाले से बात की जाए तो हम कहते हैं कि वो बड़ा प्रोफेशनल आदमी है, उसने ये बिल्कुल। काम बड़े प्रोफेशनली किया है। इसका मतलब ये हुआ कि एक पूरे का पूरा एक डायग्राम बना हुआ है, एक बेंचमार्क है, कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, अगर उनके ऊपर वो काम किया जाए तो फिर हम ये कह सकते हैं कि यकीनन प्रोफेशनलिज्म ये है। यानी कोई भी काम है, आप उस काम को घर की सतह पे ले लें या घर से बाहर दफ्तर में ले लें या किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में ले लें, किसी भी जगह पर किया जाने वाला कोई भी काम, उसके लिए कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं, कुछ जेडीज होती हैं, कुछ बेंचमार्क होते हैं, और अगर आपने वो काम उन स्टेप्स के तहत किया है तो फिर कहा जाता है कि ये काम प्रोफेशनली ठीक हुआ। एक दूसरा, हम लोगों के बारे में राय कायम करते हैं और हम कहते हैं ये बंदा बड़ा प्रोफेशनल है जी, इसने ये काम बड़े प्रोफेशनली किया। इसका मतलब ये हुआ कि उस बंदे ने उस काम को एमिकेबली किया, जैसे करने का हक था उसने उस हक को अदा किया। तो हमारे यहाँ जब आप इसको समझ लेंगे कि जी काम कौन सा है और उसको करना किस लेवल तक था, तब जाके उसका रिजल्ट मिलेगा, तो फिर जाके हम उस बंदे को एक प्रोफेशनल की कैटेगरी में डालते हैं। और उसके बाद जो प्रोफेशनल की कैटेगरी में वन टाइम चला जाता है तो फिर उसके बाद हमारी नेक्स्ट टाइम भी अप्रोच ये होती है कि हम आइंदा भी उसी से काम करवाएं। इवन आपने घर के अंदर किसी प्लम्बर को बुलाया या इलेक्ट्रिशियन को बुलाया, उससे कोई काम करवाया, तो आपको उसके काम करते हुए अंदाजा हो जाता है कि ये प्रोफेशनल है या नहीं है। और अगर वो ठीक काम करता है तो आइंदा के लिए आप उसको मार्क कर लेते हैं कि अगर आइंदा मुझे इस सिलसिले में किसी काम की जरूरत पड़ी तो मैं यकीनन इसी को कॉल करूं और इसी से कहूं कि जी अब ये जो काम है ये भी आप ही कर दें। तो प्रोफेशनल होना आपकी जिंदगी में ना सिर्फ आपको एक पहचान देता है, बल्कि उसकी वजह से आपके बिजनेस की ग्रोथ भी देता है, और उसकी वजह से आपको मजीद अपॉर्चुनिटीज भी मिलती हैं, जिसकी वजह से आप लाइफ में आगे बढ़ते चले जाते हैं। जी बिल्कुल सर, आपने प्रोफेशनलिज्म की बड़ी अच्छी तरीके से डिफाइन किया ताकि बच्चे अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करें। सर असल ये मसला जो होता है ना, वो स्टूडेंट शायद अपनी जब एजुकेशनल लाइफ में होते हैं, करियर में होते हैं, तो वो शायद वो ये नहीं सोच रहे होते कि हमने आगे जाके फील्ड में जाके हमें ये मसाइल दरपेश आएंगे। तो वो अपने आप को पहले से कैसे प्रिपेयर करें इन चीजों के लिए ताकि वो बेहतर तरीके से काम कर सके। अच्छा, इसमें ना आपको ये देखना होगा कि आपकी प्रिपरेशन कितनी कितनी जगहों पे हो रही होती है, यानी कौन कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म हैं, इदारे हैं जहाँ पे आपकी प्रिपरेशन होती है।
तो पहला प्लेटफॉर्म जो है वो तो आपका घर है, ये पहला प्लेटफॉर्म है। दूसरा जो प्लेटफॉर्म है इसके बाद वो आपकी सोसाइटी है, फिर आपका इंस्टीट्यूट है जहाँ से आप तालीम हासिल करते हैं। तो ये 3 बुनियादी इंस्टीट्यूट होते हैं, घर, सोसाइटी और दरसगाह। तो इन तीनों से आप प्रिपरेशन कर रहे होते हैं अपनी। अच्छा, इस प्रिपरेशन के बाद आप प्रैक्टिकली किसी इदारे को ज्वाइन कर लेते हैं। अब यहाँ पे आप किस तरीके से प्रिपेयर हुए, इस तरीके उसी प्रिपरेशन की बुनियाद के ऊपर आपने वहां जाके परफॉर्मेंस देनी है, एक पहलू ये है। दूसरा पहलू ये है कि इसके अलावा कुछ ऐसे इदारे हैं पार्टिकुलरली कि जो कि बंदे को तैयार करवाते हैं या करते हैं कि आप उनको ज्वाइन कर लेते हैं तो आपकी जो स्किल्स हैं या आपके अंदर जो प्रोफेशनलिज्म है उन इदारों की वजह से भी आ जाता है। हम इल्मी सिटी की मिसाल ले लेते हैं। इल्मी सिटी भी एक ऐसा इदारा है जो लोगों को सिखा रहा है, ये एक इंस्टीट्यूट है। अब इस इंस्टीट्यूट को या तो प्रैक्टिकली कोई बंदा वहां जाके ज्वाइन कर ले या इसके प्रोग्राम्स को रेगुलरली देखे, तो इसमें से बहुत सारी चीजें उस तक पहुंचेंगी। अगर वो अपनी लाइफ को ऐड कर लेगा तो वो आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। एक पहलू ये देखिएगा। अच्छा, होता क्या है, घरों के अंदर बच्ची जब चलना शुरू करती है या कुछ पकड़ने लग जाती है तो हम उसको किचन का रास्ता दिखा देते हैं, लेकिन जो बेटा है उसके ऊपर हम तवज्जो नहीं करते। हम कहते कोई गल नहीं, अभी बड़ा वक्त पड़ा है, ये बड़ा होगा तो कर लेंगे, जब फिर उसके बाद ये इसकी जॉब होगी तो कर लेंगे, फिर जब उसकी शादी होगी तो, यानी हम जिम्मेदारियों का जो कंपैरिजन है घरों के अंदर, हम बच्चियों पे जिम्मेदारियां डाल देते हैं, बच्चों पे जिम्मेदारियां नहीं डालते हैं। हमने उनको फ्री हैंड दिए होते हैं। तो एक यहाँ पे जो पेरेंट्स के लिए मैसेज कह लें आप, कि पेरेंट्स को ये चाहिए कि जब वो अपनी बच्चियों को किचन के अंदर भेज के अपनी माओं के साथ या बड़ी बहन के साथ हेल्प आउट करने के लिए कहना शुरू कर देते हैं, तो पैरेलल में अपने बच्चों को भी जो प्रोफेशनली उनको काम करने हैं उसमें उनको इन्वॉल्व करें, तो ताकि दोनों साइडों पे एक जिम्मेदारी का एक एहसास पैदा हो और उसके बाद वो जिंदगी को आगे बढ़ाएं। तो पहला स्टेप तो उनके सीखने का ये है। दूसरा, जो सोसाइटी है वो इस वक्त जिस भी पोजीशन में है उसमें से आपको और मुझे अपना अपना रोल प्ले करना होता है। जैसे अभी हम ये एक प्रोग्राम करके भी हम सोसाइटी के तौर पे एक रोल प्ले कर रहे हैं। तो एक पहलू ये। जो इंस्टीट्यूट्स हैं, इंस्टीट्यूट्स के अंदर एक बहुत बड़ा जो अब गैप आ गया है वो ये है कि बहुत सारी करिकुलम एक्टिविटीज जो हैं वो समझ लें कि नापैद हो चुकी हैं, और पढ़ने वाले बच्चे, जो पढ़ाकू बच्चे हैं, जो अगले बेंचों पे बैठते हैं, जो बहुत अच्छे नंबर लेते हैं, जो पोजीशनें लेते हैं, उनके यहाँ ये अंडरस्टैंडिंग होती है कि ये सबसे बेकार किस्म की एक्टिविटीज हैं, इनमें हमारा वक्त ज़ाया होता है। जबकि वो एक्टिविटीज ऐसी हैं जो आपकी शख्सियत को ग्रूम करती हैं। उससे आपको ये पता चलता है कि पर्सनल इंटरेक्शंस कैसे करने हैं, स्ट्रेस को मैनेज कैसे करना है, इवेंट को मैनेज कैसे करना है, और अगर इवेंट में कहीं क्राइसिस आ जाए तो उनको कैसे देखना है। और अगर ये सारी प्रैक्टिसेस उन बच्चों ने स्कूलों में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में मुख्तलिफ किस्म की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होकर कोई ना कोई रोल प्ले किया होगा, तो उसके बाद उनकी जो सेंस है वो बड़ी बेहतर हो चुकी होगी। और उस बेहतर सेंस की वजह से जब वो किसी इदारे को ज्वाइन करेंगे तो वो अपनी जिम्मेदारी को बहुत बेहतर तरीके से सरअंजाम देंगे। तो जो बच्चे पढ़ाई के दौरानिए में स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के अंदर होने वाली मुख्तलिफ करिकुलम एक्टिविटीज़ के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करते, समझ लें वो एक अच्छा सीखने का मौका ज़ाया कर देते हैं। अब बहुत अच्छा हो गया है कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जिनमें जर्नलिज्म पढ़ाया जाता है, और जर्नलिज्म पढ़ाने वाले उस टाइम में जितने बच्चे हैं, अगर वो बच्चे अपनी यूनिवर्सिटी के स्टूडियोज़ में नहीं जाते या मुख्तलिफ किस्म के जो स्टूडियोज़ हैं या जो मीडिया से कंसर्न चीज़ें हैं उनकी तरफ वो तवज्जो नहीं करते, सिर्फ डिग्री और अच्छे नंबर लेने की तरफ फोकस रहते हैं, तो मुझे ये बताइए कि जब वो बच्चा फील्ड में आएगा और किसी मीडिया चैनल को ज्वाइन करेगा तो क्या वो बच्चा परफॉर्म कर सकेगा? नंबर तो नो डाउट बहुत अच्छे होगा, उसका सीजीपीए भी बहुत अच्छा होगा, लेकिन परफॉर्मेंस वाइज उसे कुछ पता नहीं होगा। और उन्हीं की निस्बत वो बच्चे कि जिन्होंने अपने ड्यूरिंग स्टडीज अपने आप को इन्वॉल्व कर लिया मुख्तलिफ किस्म की एक्टिविटीज में, अपने आप को एंगेज किया मुख्तलिफ जगहों पे, तो डेफिनेटली उस टाइम में आके उनकी जो ग्रूमिंग हुई, उस ग्रूमिंग ने जब वो किसी फील्ड में जाएंगे तो वो बाकियों की निस्बत थोड़े से बेहतर परफॉर्म करेंगे, और वो बेहतर परफॉर्मेंस ही उनके लिए वहां पे जगह बना देगी। बिल्कुल सर, हमें साथ साथ बहुत सारे ऑडियंस के सवालात भी आ रहे हैं। मैं इंशाल्लाह ऑडियंस के सवालात की तरफ भी जाऊंगी, थोड़े से और लोग ऐड हो जाएं ताकि मैं फिर अपना जो पार्ट है उसको खत्म करके सिर्फ ऑडियंस के सवाल होंगे। तो जितने भी लोग सवाल कर रहे हैं मैं उनको बता दूं कि मैं आपके बहुत जल्दी सवाल ऐड करने वाली हूँ, तो आप जितने भी सवाल है कमेंट्स में लीव कर दें और लाइव को एंड तक देखें ताकि आपके सवाल के जवाब सुनकर जाए। तो सर हम जो बात करने वाले सर, शायद हमारे स्टूडेंट्स आजकल वो टाइम मैनेजमेंट और पंक्चुअलिटी को इतना वो नहीं देते। उनके लिए वो जो है कि टाइम इज मनी चीज उनको कैसे सिखाई जाए ताकि वो बेहतर टाइम मैनेज कर सके और पंक्चुअल हो सके अपनी जिंदगी में। अच्छा, इसमें ना टाइम मैनेजमेंट एक फैक्टर तो है ही है, लेकिन उससे जो बड़ा फैक्टर है वो ओनरशिप का। जब आप किसी इदारे को ज्वाइन कर लेते हैं तो उस मैं आपको बताता हूँ कि एक बच्चे ने आर्किटेक्ट इंजीनियरिंग कर ली, अब उसकी इंजीनियरिंग है और आर्किटेक्ट में थी, और उसके बाद जब वो किसी इदारे को ज्वाइन करता है तो बच्चा मोस्टली जिन कॉन्सेप्ट्स के साथ आता है वो ये होता है कि मुझे आप एक रूम दे दें,
मुझे एक टेबल दे दें, एक लैपटॉप दे दें और मैं आपके लिए एक नया डिज़ाइन बना देता हूँ, आप उसके ऊपर बजटिंग लाएं और इन्वेस्टमेंट करें और एक एम्पायर खड़ी कर दें। अच्छा, जाते साथ इस आइडिया और इस माइंडसेट के साथ जब आप एक इदारे को ज्वाइन करेंगे तो इदारा आते साथ ही आप पे ट्रस्ट नहीं करेगा। इदारा आपको कभी भी नहीं कहेगा कि जनाब आप एक नया हमें डिज़ाइन ला के दें और हम उस पर इन्वेस्टमेंट करने वाले, बिकॉज आपने अभी उस इदारे को ज्वाइन किया है। जब आप किसी इदारे को ज्वाइन करेंगे तो सबसे पहली जो चीज़ है वो है सेक्रीफाइस। सेक्रीफाइस आपको करना पड़ेगा, और सेक्रीफाइस ये है कि आप जो चाहते थे या जो आपने माइंड मेकअप किया हुआ था उसको हटाएं, अपने आप को शामिल कर लें बाकी लोगों के साथ। जब आप बाकी लोगों के साथ शामिल करके उस इदारे के लिए खुद सेक्रीफाइस करना शुरू कर देंगे, आप वो बहुत सारे काम करेंगे जो आपको नहीं भी कहे गए, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि आपकी रैपो एक बेहतर अंदाज से बिल्ड होना शुरू हो जाएगी, और उस रैपो की बुनियाद पे आपके ऊपर ट्रस्ट होना शुरू हो जाएगा। और जब आप पे ट्रस्ट करेंगे तो ट्रस्ट के बाद डेफिनेटली आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी मिलेंगी, और फिर वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज ही आपको एक चांस देंगी कि जिसमें आपने अपने पोटेंशियल को शो करना है। एक पहलू ये। दूसरा पहलू है ऑनरशिप का। ऑनरशिप ये है कि आप इदारे में गए हैं तो आप उस इदारे को टाइम पास इदारा मत समझें कि मैं गया हूं तो मेरा 6 घंटे का काम है और बस मेरी छुट्टी होनी है। यानी एक वो बंदा है जिसने किसी इदारे को ज्वाइन किया और वो छुट्टी के टाइम तक का इंतजार कर रहा है, कब पैकअप होगा, कब घड़ी 5 बजेगी या 6 बजेगी तो मैं घर को निकलूंगा। एक आपका माइंडसेट ये होता है। दूसरा माइंडसेट ये होता है कि आज मेरे पास ये टास्क है और इनको मैंने कोशिश करनी है मुकम्मल करके जाना है। तो जब तक आप ऑन नहीं करेंगे इदारे को, आप सिचुएशन को ऑन नहीं करेंगे, अपने काम को ऑन नहीं करेंगे, उस वक्त तक आप उस सिस्टम का हिस्सा नहीं बन पाएंगे, और उस वक्त तक आप खुद देखेंगे आपके अंदर एक तब्दीली आना शुरू नहीं होगी। होता क्या है, बच्चे ने डिग्री ली, सिस्टम के अंदर चला गया, डिग्री इंजीनियरिंग की थी, आगे जो बड़े इंजीनियर साहब बैठे हुए हैं या उन्होंने कहा यार ये डॉक्यूमेंट लें भाई और जाएं इसको फोटोस्टेट करके ले आए या करवा के ले आए। अब इस पे आके बच्चे के जहन में आता है कि मैं तो इतना बड़ा इंजीनियर आ गया था और उन्होंने तो मुझे फोटोस्टेट पे लगा दिया। होता क्या है, वो बड़े इंजीनियर साहब जो है ना वो भी फोटोस्टेट करके ऊपर आए होते हैं, तो वो वही प्रैक्टिसेस नीचे ट्रांसमिट कर देते हैं। अब वो जो प्रैक्टिसेस नीचे ट्रांसमिट होती है, जिसने ऑन कर लिया उस प्रैक्टिस को, उसके लिए तो जगह बन गई सिस्टम। और जिसने कहा कि जी फोटोस्टेट कराना मेरा काम नहीं था, ये तो पीएन का काम था, आपने मुझे क्यों कहा, हो सकता है ये एक टेस्ट हो सकता है ये एक टेस्ट हो। तो इस टेस्ट की बुनियाद पे जब आप ये बात समझ जाएंगे कि जी ये मेरे टेस्ट लिया गया, या आप समझेंगे कि मैं इस इदारे को, जैसे हम घर में बहुत सारे काम करते हैं और वो हमारे करने के नहीं भी होते लेकिन हम फिर भी कर रहे होते हैं, क्योंकि हम म्यूचुअली एक टीम होती है घर के अंदर भी सारे कामों के हवाले से। तो जब एक बच्चा सिस्टम के अंदर दाखिल होने के बाद उसको ऑन करेगा और उसके कामों को भी जिम्मेदारी से जिम्मेदारी से करना शुरू कर देगा, तो फिर उसके बाद उसकी जो शख्सियत के अंदर जितनी भी चीजें हैं वो आहिस्ता आहिस्ता उसके जो मौके मिलने वाले हैं, तो उसकी शख्सियत के अंदर मौजूद तमाम तर पोटेंशियल को आजमाने का उसको मौका मिलेगा। अदरवाइज उसको कोई मौका नहीं देगा। फिर जब आपको मौका नहीं मिलता तो फिर हम कहते हैं कि जी देखिए मुझे तो चांस नहीं। चांस आपको तब मिलेगा जब आपने सेक्रीफाइस किया होगा, जब आपने ओनरशिप ली होगी, उस वक्त के बाद फिर तीसरी चीज आपने खुद बड़ी अच्छी हाईलाइट कर दी, वो है टाइम मैनेजमेंट। जो काम जिस टाइम कहा गया है उस वक्त अगर आपने कर लिया तो बहुत अच्छा, लेकिन अगर नहीं किया तो इसके साथ एक ऐड कर ले चीज, वो है फीडबैक। आपके जिम्मे काम लगा, टाइम नहीं मिला या उस टाइम में मैनेज नहीं हो सका, एटलीस्ट एट दैट टाइम आपको चाहिए कि आप फीडबैक दे दें कि जी मेरे जिम्मे ये काम लगा था, इतनी देर मैंने ये कर लिया है लेकिन इतना काम रह गया और उसकी वजूहात ये है। तो जब आप फीडबैक दे देते हैं तो प्रोग्रेस ऑटोमेटिकली पता चल जाती है कि जी हमने जिसके जिम्मे काम लगाया था वो जिम्मेदार आदमी है। प्रोफेशनलिज्म को दूसरे लफ्जों में लें तो वो जिम्मेदारी है। अगर आपने जिम्मेदारी ले ली तो आप प्रोफेशनल है। और जिम्मेदारी के कुछ कंपोनेंट्स हैं, उनमें एक कंपोनेंट फीडबैक भी है। जिम्मेदारी आपने ली, काम मुकम्मल नहीं हुआ तो फीडबैक का कंपोनेंट इस्तेमाल करें और बताएं कि मैं ये काम मेरे जिम्मे था, इतना हो चुका है, इतना रह गया है, ये नहीं हो सका, उसकी वजह ये है और मेरा अगला प्लान ये, मैं फलान टाइम में इसको कर दूंगा। तो अगर आप इन कंपोनेंट्स का ख्याल रखेंगे तो ऑटोमेटिकली चीजें आपकी बेहतर होना शुरू हो जाएंगी और आपकी शख्सियत के हवाले से जो एक राय है उस इंस्टीट्यूट के अंदर वो चेंज होना शुरू हो जाएगी। आप पे ट्रस्ट किया जाने लगेगा और ट्रस्ट के बाद आपको अपना पोटेंशियल आजमाने का मौका मिलेगा और आप ग्रो करना शुरू हो जाएंगे। जी सर, मैं चाहूंगी कि मैं ऑडियंस के सवाल ऐड कर लूं क्योंकि काफी सवाल आ गए, तो मैं चाहती हूँ ऑडियंस के पहले सवाल कैटर करें, फिर वक्त बचा तो मैं अपने ऐड कर दूंगी। साइमा शबान साहिबा पूछ रही है कि किस एज से प्रोफेशनल एंगेजमेंट कर सकते हैं? बच्चा जब चलना शुरू हो ना, बच्चा जब चलना शुरू हो घर के अंदर, आप उसको छोटे छोटे कामों में एंगेज करें और एंगेजमेंट करते हुए आप उनको समझाएं। बच्चे ने अगर सोफे पे चढ़ना है और वो नहीं चढ़ पा रहा तो उसे बताएं कि ये छोटी गद्दी लेके नीचे रखो, इसके ऊपर पाँव रखो और फिर चढ़ जाओ। किसी ऊंची जगह से उसे जानबूझ के कहें बेटा ये चीज उठाओ, वो नहीं उठा पाता तो उसकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है वो इंप्रूव होना शुरू हो जाएगी।
ठीक है, उसके बाद जब आप नहीं होंगे तो फिर वो अपना दिमाग खुद इस्तेमाल करना शुरू होगा कि पहली दफा मैंने ये चीज यूं उठाई थी, अब मैंने ये यूं उठानी है। बच्चे को कप पकड़ना सिखाएं, गिलास पकड़ना सिखाएं, ट्रे पकड़ना सिखाएं, मैनर्स के बारे में बताएं। जब आप बच्चे देखें, ये एक लर्निंग फुल टाइम काम है। आपको शुरू से ही बच्चों को जब बताएंगे कि एक चम्मच को कैसे पकड़ते हैं और फोर्क को कैसे पकड़ते हैं और खाने को कहाँ से खाना चाहिए, किस तरीके से खाना चाहिए, खाने के कौन से एलिमेंट किस किस तरीके से आगे, तो ये एक फुल टाइम काम है। बच्चा सोने लगा है, सोते हुए से बताएं बेटा अपना स्कूल बैग लेके आओ, अब उसकी चीजें कंफर्म कर लो उसके अंदर पूरी है। हम पेरेंट्स क्या करते हैं, हम ज्यादातर बच्चों के काम खुद कर देते हैं, जिसकी वजह से बच्चों के अंदर एहसास जिम्मेदारी पैदा नहीं होता। और वो जो पैम्परिंग है जो बच्चों की, हम इसको पैम्परिंग एज अ टर्म इस्तेमाल करते हैं, बच्चों के काम करना भी एक पैम्परिंग कहलाता है। तो वो जो पैम्परिंग घर से शुरू होती है, तो बच्चा मास्टर्स डिग्री पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेता है और उसके बाद भी वहीं खड़ा होता है। मैं इवन आपको एक बात बताऊं, और बड़ी हैरत की बात है ये, कि समवेयर आप किसी बच्चे की तरफ अगर एक एडवर्टीजमेंट भेज देना कि ये एक एडवर्टीजमेंट है और उसके अंदर कुछ अपॉर्चुनिटीज आप अवेल कर सकते हैं, तो बच्चा अगला सवाल पता क्या होता है, जी इसमें करना क्या है। आप पढ़ तो नहीं, बच्चा पढ़ता भी नहीं है, फिर कहता एक सवाल होगा जिसमें करना क्या है, दूसरा सवाल आएगा जी ठीक है मैं ये अप्लाई कर लेता हूँ, क्या मेरे सब्जेक्ट की सीट है इसके अंदर। मतलब इस तरह के ढेर सारे सवाल हैं जो एडवर्टीजमेंट पढ़ने के बाद आपको खत्म हो जाएंगे, लेकिन बच्चा उन सवालों की तरफ जाता ही नहीं है। वजह क्या है, उसकी प्रैक्टिस नहीं है शुरू से, ना स्कूल में ना कॉलेज में। इवन टीचर्स को भी चाहिए कि वो एक एक बच्चे पर इनफरादी तौर पे तवज्जो दें। मतलब मैं खुद पढ़ाते हुए जब मेरे पास क्लास आती है तो मैं 3-3 4-4 बच्चों को एक डेली बेसिस पे एक असाइनमेंट दे देता हूँ, और वो असाइनमेंट कंसर्न भी नहीं होती, सिर्फ ये होता है कि कल आपने लिख कर लाने और मुझे ला के दे देना, एक पेज की लाइन जहां से मर्जी आप सर्च करें। उससे क्या होता है कि बच्चों को सर्च करने का पता चलता है, नई चीजों को ढूंढने का पता चलता है, नए आइडियाज उन तक पहुंचते हैं, उनकी एक हैबिट बिल्ड होती है। तो हमें जो प्रोफेशनलिज्म की तरफ अगर बच्चों को लाना है तो अर्ली स्टेज से काम शुरू करना पड़ेगा, और जिन्होंने नहीं किया डजंट मैटर, अभी भी जिस स्टेज पे आहिस्ता आहिस्ता आप करना शुरू कर दे और चीज आगे बढ़ेगी। जी प्लीज सर, यहाँ पर मैं इरहा मुगल का सवाल पहले ऐड कर लूं कि स्टूडेंट लाइफ तो एंजॉय करने के लिए होती है, तो सर बैलेंस कैसे करेंगे, प्रोफेशनल भी रहे और एंजॉय भी कर सकें। अच्छा, इसमें ना होता ये है कि हम एक ही चीज को मुसलसल अपने सर पे सवार रख के थ्रू उसी चीज को लेकर चलते हैं। एंजॉय करने का मतलब भी समझना चाहिए। एंजॉय होता है ये है कि आप अपनी फैमिली के साथ या दोस्तों के साथ जब पार्टी वगैरह कर रहे हैं, या आपका जो दो क्लासेस के दरमियान का फ्री टाइम है वो है, या आपका रिसर्च टाइम है वो है, तो उसको आप प्रॉपर्ली एंजॉय करें। लेकिन जिस टाइम आपके जिम्मे जो काम लगा है उसको आप सीरियसली कर लें। बैलेंस बड़ा आसान है, बैलेंस को मुश्किल मत करें। आसान कैसे है, जब खाने का टाइम आ गया आपके घर में तो आप मोबाइल को फ्लाइट मोड पे कर दें, ना मैसेज आए ना नोटिफिकेशन मिले ना कोई कॉल आए, आप तसल्ली से खाना खाएं। मैनेजमेंट यही है। अब आप टीवी देख रहे थे और एक आपने मतलब कोई एक प्रोग्राम है, आप कोई डॉक्यूमेंट्री आप देख रहे हैं, बड़े शौक से देख रहे हैं, उस टाइम आप बाकी चीजों को अलग कर दें, सिर्फ उसी पे फोकस करें। हमने एक टाइम में अपने आप को 2 से 3 जगहों पे एंगेज किया हुआ, जिसकी वजह से हमारा ज़हन 3 जगहों पे चल रहा होता है और डेस्टिनेशन एक भी नहीं मिलती। आप एक काम को पकड़ें और उस काम को उसी टाइम में उसी तरीके से करें। आप दोस्तों में बैठते हैं, सबको तय कर दें हम बैठ रहे हैं, मोबाइल हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, फ्लाइट मोड पे होगा। आप ये तय कर लें। मैंने ये तय किया हुआ है कि जब मैं फोन नहीं सुन सकता मैं फोन ऑफ कर देता हूँ, ताकि मेरी तरफ कोई ऐसी कॉल ही ना आए कि जिसके ऊपर मैं लाइबिलिटी मेरी तरफ हो कि जी कॉल गई थी और उन्होंने अटेंड नहीं की। मैं फोन नहीं, नमाज के टाइम में नहीं सुन सकता, और मेरे कोई मुख्तलिफ काम है, मैं किसी मीटिंग में बैठा हुआ हूँ या मैं किसी क्लास में पढ़ा रहा हूँ, मैं क्लास में पढ़ाते हुए या मैं ट्रेनिंग्स करवाते हुए मैं अपने फोन को फ्लाइट मोड पर लगा देता हूँ। उस टाइम में जितनी मर्जी कॉल आती है डजंट मैटर। उस टाइम मैटर क्या कर रहा है कि मुझे अपने एक बेहतरीन सेगमेंट करना है। वो बेहतरीन सेगमेंट तभी मैनेज हो सकता है जब मैं दाएं बाएं की डिस्ट्रैक्शन से दूर हो जाऊं। हम अपनी लाइफ में अगर डिस्ट्रैक्शंस को खत्म कर दें तो हम ऑटोमेटिकली अपनी चीजों को मैनेज कर लेंगे। जी सर, अदनान अवान पूछना चाह रहे हैं कि शुड स्टूडेंट्स बी गिवन देयर ओन चॉइस फॉर सेलेक्टिंग प्रोफेशन एंड लेट देम डू व्हाट दे वांट। देखिए, मैं तो ज़ाती तौर पे ये कहता हूँ और समझता भी हूँ, और ये बहुत बड़ी कैंपेन है, पार्टिकुलरली कासिम अली शाह साहब ने भी इस कैंपेन के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया और स्टिल वो कर रहे हैं कि पैशन और प्रोफेशन एक होना चाहिए और बच्चों को ये अपॉर्चुनिटीज़ दी जानी चाहिए। लेकिन होता क्या है कि बच्चों ने चूंकि परफॉर्मेंस नहीं दी होती उससे पहले, तो फिर उनके से राइट्स ले लिए जाते हैं। अब एक फादर मेरे पास अपने बच्चे को लेकर आते हैं, वो कहते हैं जी मुझे अपने बच्चे को फलां यूनिवर्सिटी में दाखिल करवाना है। उनका बजट उतना नहीं है, उनको अच्छा खासा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा उस पार्टिकुलर यूनिवर्सिटी में बच्चे के दाखिले के लिए। लेकिन मैंने उनके वाले उस साहब से ये कहा कि मैंने अपने बेटे की पिछली परफॉर्मेंस देखें तो उस परफॉर्मेंस कोई अच्छी नहीं थी, तो मैंने कहा अब इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट ये जुल्म है।
कि अगर आप एक बड़ी इन्वेस्टमेंट अपने एक ऐसे बच्चे पे करें उस वजह से कि उसके दोस्त वहां दाखिला ले रहे हैं, कोई उसकी पिछली परफॉर्मेंस, पिछला ट्रैक तो देखे ना, बच्चे का वो ट्रैक नहीं है। जब वो ट्रैक नहीं होता तो फिर बच्चे की बात नहीं मानी गई, उसको वहां दाखिला नहीं मिला। और इवन जब वो एफएससी का रिजल्ट आया तो वो बच्चा फेल था 3 सब्जेक्ट्स में। मुझे बताएं, वो बड़ी यूनिवर्सिटी में दाखिला तो दूर की बात, उसकी एफएससी क्लियर नहीं थी, जबकि वाले साहब तैयार थे कि चूंकि बच्चे ने कहा तो मैंने दाखिला दिलवाना है। लिहाजा जो लोग ये चाहते हैं कि हम अपना मर्जी का प्रोफेशन लेके चलें, उनको जो काम कर रहे हैं उसमें परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी। जब आप परफॉर्मेंस देते हैं तो आपकी बात सुनी जाती है। इवन इदारों में जो लोग अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं उनकी बात सुनी जाती है, उनकी डायरेक्टर्स पे या उनकी सजेशंस पे बहुत सारे काम आगे किए जाते हैं। तो अगर एक बच्चा अपनी एजुकेशन में ठीक तरीके से परफॉर्मेंस नहीं दे रहा तो हाउ इज इट पॉसिबल कि वो बच्चा जो है आगे बढ़ के कुछ और मजीद कर पाएगा या उसकी कोई बात सुन लेगा। तो प्रोफेशन अडॉप्ट करना आपकी चॉइस है और आपका राइट भी है। मछली दरख्त पे नहीं चढ़ सकती, हाथी फ्लाइंग नहीं कर सकता, और इसी तरीके से हर इंसान के अंदर पोटेंशियल दूसरे इंसान से मुख्तलिफ है। तो आपको अपने पोटेंशियल को आजमाना चाहिए, अपने पोटेंशियल को ढूंढना चाहिए। उसके लिए पार्टिकुलरली इदारे भी हैं, जगह भी हैं जहाँ पे आपको पता चल सकता है। मैं खुद भी बच्चों की इस हवाले से रहनुमाई करता हूँ कि उनके पोटेंशियल को फाइंड आउट करने में। मैंने पूरा सिग्नेचर प्रोग्राम अपना बनाया हुआ है इस हवाले से कि बच्चे को पता चल जाता है कि मेरे अंदर स्ट्रेंथ्स कौन सी है और उन स्ट्रेंथ्स को लेके मैंने आगे कैसे चलना है। लिहाजा परफॉर्मेंस देंगे तो आपकी बात सुनी जाएगी, नहीं तो आपको आपका ये राइट बनता है कि आप अपनी मर्जी का प्रोफेशन चूज करें। जी बिल्कुल सर। सर आगे हम और भी ऑडियंस के सवाल ऐड करेंगे। बिलाल रमजान पूछ रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू करंट सिनेरियो देयर इज नो सूटेबल एनवायरनमेंट फॉर प्रोफेशनल डिग्री होल्डर especially for the engineers in the Pakistan, then why students should choose this field? देखिए, एक बात ये समझने की कोशिश करें कि जो बच्चा कहता है कि मैं इंजीनियर हूँ और फिर वो ये कहता है कि मेरे पास कोई फील्ड नहीं है, तो ये किसी केक में रख के कोई चीज़ सामने नहीं ला के रखता। आपको अपनी स्किल्स को यहाँ तक लाना पड़ता है कि उसके बाद आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है। अपॉर्चुनिटी मिलने के लिए आपको बहुत सारे गुमनाम काम करने होते हैं, बहुत सारे वॉलंटियर काम करने होते हैं, तब जाके आपको एक पहचान मिलती है, एक रिकॉग्निशन मिलती है और उसके बाद आप काम करते हैं। हम डिग्री लेने के बाद ये चाहते हैं कि वाइट कॉलर जॉब मिले और उस वाइट कॉलर जॉब में जाते साथ हमारा इस तरह का पैकेज हो, तो ये चीज़ें मुमकिन नहीं होती। जबकि अगर आप जीरो से स्टार्ट करते हैं तो विद द पैसेज ऑफ टाइम चीज़ें आपकी तरफ आने लग जाती हैं। और ये जो करंट सिनेरियो है ये सदा इस जैसा नहीं रहना। इस सिनेरियो ने जो आपका जो साथ दिया है या दे रहा है, ये आपको क्राइसिस मैनेज करवा रहा है। आपको अपनी पर्सनल ग्रूमिंग आप कर सकते हैं, आप कुछ जगहों पे वॉलंटियर काम कर सकते हैं, आप पैसे भी तो फ्री बैठे हुए हैं। तो अगर आप किसी इदारे के साथ वॉलंटियरली ज्वाइन कर लेते हैं तो कम से कम आप कुछ ना कुछ हाव नाव ले लेंगे। तो अगर एक बंदा ये चाहे या कहे कि जी मुझे आप मेरे लिए कोई अपॉर्चुनिटीज नहीं है, जबकि उसी के पैरेलल में बहुत सी जगहों पे ऐसी सीटें वैकेंट पड़ी हुई हैं, वहां पे उनको चॉइस का अपना कैंडिडेट नहीं मिल रहा, इधर कैंडिडेट को चॉइस की जॉब नहीं मिल रही, तो ये जो दोनों चीजें मैच नहीं हो रही, उसकी एक ही रीजन है कि जो क्राइटेरियाज बनाए गए हैं एक प्रोफेशनल्स के लिए, बच्चे ने उसमें से उस लेवल का काम नहीं किया। आप फ्री हैं, ये सिचुएशन सदा नहीं रहनी, ये खत्म हो जानी है। लिहाजा अपनी स्किल्स को इंप्रूव करना शुरू कर दें और ऑटोमेटिकली आप कहीं ना कहीं जब आप वॉलंटियर काम करेंगे आपकी पहचान बनना शुरू हो जाएगी, आपको काम खुद ही मिलना शुरू हो जाएगा। तो सर यहाँ पे मैं शकील का अगला सवाल ऐड करना चाहूंगी। कह रहे सर हमारा कोई भी एकेडमिक हमें क्रिएटिव माइंड नहीं बल्कि रिस्ट्रिक्टेड और इंस्ट्रक्टेड माइंड बनाते हैं, तो क्या ऐसे पॉसिबल है कि हमें क्रिएटिव माइंड बनाया जाए? देखिए, ये पॉसिबल नहीं है, ये वक्त की अहम जरूरत है। ये सिर्फ पॉसिबल नहीं है, ये वक्त की अहम जरूरत है। लेकिन हमारा अलमिया ये है कि हमने इस मौजू पे काम ही नहीं किया। इस हवाले से मेरा एक आर्टिकल भी है कि जिसमें मैंने ये पूरी चीज़ बताई थी कि कौन कौन सी स्किल्स हैं जिनकी हमें ज़रूरत है और किन स्किल्स पे हमें मजीद काम करना है। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम ने इसके ऊपर एक बड़ी डिटेल रिपोर्ट 147 या 149 पेजेस की एक पब्लिश की है। उसके अंदर बड़ी तफसील से बताई गई हैं ये सारी बातें कि कौन कौन सी स्किल्स की ज़रूरत है, कौन सी स्किल्स ख़त्म हो चुकी हैं और कौन सी स्किल्स हमने आइंदा एक्वायर करनी है। तो ये काम तो अगर एकेडेमिया नहीं कर रहा फॉर एग्जांपल, या आपका इंस्टीट्यूट नहीं करवा रहा आपसे, ये वक्त की जरूरत है और आपको करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करेंगे तो पीछे रह जाएंगे। अब आप देखिए ना, जब आप डिपेंडेंट रहेंगे लोगों पे कि जी मुझे कोई और करवा के दे दे, कभी भी नहीं होने वाला। आपको खुद आगे बढ़ना होगा, आपको अपनी जरूरत को महसूस करना होगा, अपने लिए मेंटोर तलाश करने होंगे और वो लोग देखने होंगे कि जो इस हवाले से काम कर रहे हैं, आप उनके साथ मिले, वो आपको बहुत सारी रहनुमाई अब तो फ्री में मिल रही है। अब तो हमें रहनुमाई लेने वाला मसला खत्म हो चुका है तकरीबन। तो आप बड़े आराम से किसी न किसी मेंटोर को तलाश करके और उसके बाद आप उनसे रहनुमाई लेके और अपनी जो परफॉर्मेंस है उसको बेहतर कर सकते हैं और क्रिएटिविटी को आगे ला सकते हैं। सर हफ्सा शेख पूछ रही है, सर इफ वी आर स्पेंडिंग अ ट्रैकलेस लाइफ विदाउट मैनेजमेंट देन व्हाट शुड वी प्रैक्टिस टू लर्न मैनेजमेंट? देखें, आपको अपने काम खुद करने हैं, आपको अपनी शेड्यूलिंग खुद बनानी है,
आपको अपने कामों की मुसलसल एक प्रैक्टिस डिजाइन करनी है, तो सारी चीजें ट्रैक पे आ जाएंगी। प्रैक्टिस क्या है? आप अपने नाश्ते का टाइम तय कर लें, लंच का तय कर लें, डिनर का तय कर लें। इसके अलावा आपको कुछ टाइमिंग कंफर्म कर लें कि मुझे रोजाना रात को 8 बजे खाना खाना है, तो आपको तय करना है कि मैं 8 बजे खाना खाऊं। लेकिन 8 बजे खाना खाने को दिल नहीं करता, वजह क्या होती है? क्योंकि आपने 6:30 बजे एक बर्गर खा लिया होता है दोस्तों के साथ चिल पार्टी में, तो आप वो बर्गर आप एक्सक्यूज कर लें उस बर्गर से, 8 बजे आप खाना खा लेंगे, क्योंकि जब 6:30 बजे बर्गर खाएंगे तो फिर खाने का टाइम 9:30-10 बजे आएगा। जब वो खाना लेट खाएंगे तो सारी चीजें डिस्टर्ब हो जाएंगी। आप अपनी शेड्यूलिंग लाइफ की खुद कर सकते हैं, ये कोई और नहीं कर सकता। आप अपना बिस्तर अपनी मर्जी से छोड़ते हैं, और उस बिस्तर के छोड़ने के बाद की जो आपकी शेड्यूलिंग है आप खुद तय कर लें और उसकी कुछ दिन प्रैक्टिस बना लें। मेरी छुट्टी का दिन भी मेरी आंख उसी टाइम में खुलती है जिस दिन मुझे ऑफिस जाना होता है, तब भी मेरा टाइम वही है। तो मेरे पिछले 20-22-24 साल हो गए हैं सिंस लॉन्ग, मैं एक ही प्रैक्टिस में मेरे सोने जागने खाने 3-4 चीजों के टाइम फिक्स हुए हुए। उन टाइमों से मैं आगे पीछे, मतलब उस टाइम टेबल से मैं दाएं बाएं नहीं हो पाता, कर ही नहीं पाता अपने आप को। क्यों? मेरी इतनी ज्यादा प्रैक्टिस हो चुकी है। जो बच्चा ट्रैकलेस है, ये समझता है कि उसी चीजें मैनेज नहीं हो रही, वो अपने जो रेगुलर शेड्यूल है जो उसे करने ही करने हैं, उनकी टाइमिंग सोने का, जागने का और 3 टाइम खाने का टाइम 5 आपके पास है, इसको आप दाएं बाएं नहीं कर सकते। इसकी आप प्रैक्टिस बना लें। जब ये प्रैक्टिस डिजाइन हो जाएगी तो फिर बाकी प्रैक्टिसेस भी आना शुरू हो जाएंगी। जी जी बिल्कुल। सर अली खोकर पूछ रहे हैं कि सर आई वांट टू बी अ गुड स्पीकर लाइक यू, प्लीज गाइड मी। अच्छा, देखिए ये बड़ा आसान सा काम है। आप जो बनना चाहते हैं आप उन्हीं को स्टडी करना शुरू कर दें। यानी आप ये चाहते हैं कि आप अच्छा स्पीकर बने, तो आप उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि सबसे पहले आपके पास अच्छा मवाद हो। मैं जितना अरसा रेडियो पे रहा तो मुझे स्क्रिप्ट की जरूरत नहीं होती थी। मुझे याद है कि मैंने रेडियो का सिर्फ पहला प्रोग्राम स्क्रिप्ट पे किया था, उसके बाद मैंने कोई प्रोग्राम स्क्रिप्ट पे नहीं किया। उसकी वजह ये थी कि लिटरेचर इतना पढ़ लिया था उससे पहले कि उस लिटरेचर की बेस पे पूरे का पूरा प्रोग्राम हो जाता था। जैसे अभी भी हम बात कर रहे हैं, तो हमने इससे पहले इकरा कुछ तय तो नहीं किया था ना, हमने सिर्फ एक टॉपिक तय किया था कि हमने इस पर बात करनी है, और उसके बाद हमने कहा जी हम बात करेंगे। ठीक है, वजह क्या है कि जब एक बच्चा अपनी जिंदगी में ये बात तय कर ले कि जी मुझे ये काम करना है, तो उस वक्त फिर क्या करना चाहिए? स्पीकर के पास होते हैं अल्फाज, और वो अल्फाज कहाँ से आते हैं? पढ़ने से आते हैं। जितना अच्छा पढ़ेंगे आप उतना अच्छा बोलेंगे। आपके पास अगर अच्छे और खूबसूरत अल्फाज तभी आ सकते हैं जब आपने अच्छा और खूबसूरत पढ़ा होगा। तो आप अपनी रीडिंग बेहतर कर लें, आप स्पीकर ऑटोमेटिकली बेहतर हो जाएंगे। जब आपको रीडिंग कोई एक आध अपॉर्चुनिटी मिलेगी लाइफ में, आपको उस अपॉर्चुनिटी में आपने एक दफा परफॉर्म करना है और लोगों ने आपको रिकॉग्नाइज कर लेना। आप अच्छे रीडर हैं तो आप अच्छे स्पीकर भी। जी जी सर, साथ साथ मैं अब्दुल गफ्फार का भी क्वेश्चन ऐड करूंगी। यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को प्रोफेशनल होना चाहिए या स्कूल और कॉलेज के स्टूडेंट को प्रोफेशनल लाइफ गुजारनी चाहिए? सर देखिए, प्रोफेशनल लाइफ जो है ना वो एक अलग चीज है। हम बात कर रहे हैं कि एक स्टूडेंट प्रोफेशनल कैसे बन सकता है। जब तक वो अपने काम जिम्मेदारी से नहीं करेगा वो प्रोफेशनल नहीं बन पाएगा। लिहाजा वो स्कूल में है, वो कॉलेज में है, वो यूनिवर्सिटी में है, अगर वो जिम्मेदार तालिब इल्म है, अगर वो जिम्मेदार है, ये बात मैं बार बार कह रहा हूं, अगर वो जिम्मेदार है, वो अपनी जिम्मेदारियों को महसूस करता है, वो ऑनरशिप लेता है, तो आप यकीन कीजिए कि जब वो किसी इदारे में भी जाएगा तो उसको हाथों हाथ लिया जाएगा। लेकिन अगर उसने यहाँ पे भी जिम्मेदारी शो नहीं की तो फिर वहां पे भी आके उसकी बात नहीं बननी। लिहाजा स्कूल और कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में आप एक जिम्मेदार तालिब इल्म के तौर पे उभरेंगे तो आप किसी इदारे में जाके एक प्रोफेशनल के तौर पे सामने आएंगे। लिहाजा ये जरूरी नहीं है कि इधर ही आपको प्रोफेशनलिज्म उस अंदाज से आता है। यहाँ बात सिर्फ जिम्मेदारी की है कि आपके जिम्मे जो काम थे वो आपने कितने किए, और उसके अलावा आपने एडिशनली क्या किया, वॉलंटियर वर्क कितना किया, नॉन पेड काम कितना किया। जितना काम आपने नॉन पेड किया होता है वो आपकी रिकॉग्निशन बनता है, और वही चीजें जिंदगी में आगे आपको काम आती हैं। हम जो बोल रहे होते हैं बहुत आप देखते हैं जब बड़े बड़े लोगों को किसी जगह पे बैठ के कॉलम निगारों को देख रोजाना एक उनके सामने थॉट आता है, थॉट वो पूरा कॉलम लिख देते हैं। तो ये सारी चीजें मुमकिन कैसे हैं? ये तभी मुमकिन है कि उससे पहले उनके ब्रेन ने काम किया, उनकी ऑब्जर्वेशन अच्छी रही, उन्होंने बहुत अच्छा मटेरियल रीड आउट किया, उन्होंने सोसाइटी में हर तरफ तवज्जो रखी, एक जिम्मेदारी महसूस की, वो चीजें उन्होंने अपने अंदर लाई, और उसके बाद फिर वो अपना एक व्यू पेश करते हैं। तो स्टूडेंट जिम्मेदार होगा तो चीजें बेहतर होंगी। जी सर, वकास अंजुम साहब पूछ रहे हैं कि सर व्हाई इट इज सो हार्ड टू स्टडी, इनको पढ़ना बहुत मुश्किल लगता है। सर पढ़ना मुश्किल इसलिए लगता है कि जब आप इंजीनियरिंग के पहले साल में आते हैं, मैं बार बार इंजीनियर्स की मिसाल दे रहा हूँ, या एमबीबीएस को कर लें, तो हम किसी एक सब्जेक्ट के ऊपर ना हमारे फोकस ही होता है कि इससे जान छुड़ाते हैं इस दफा, अगले सेमेस्टर इस सेमेस्टर में इससे जान छुड़ा लेते हैं, आगे काम चला लेंगे। अब होता क्या, वही सब्जेक्ट बेस होती है उस पूरी डिग्री की। आपने पहले सेमेस्टर में उससे जान छुड़ाई, बाकी 7 सेमेस्टर आपको परेशानी पड़ गई। तो जो बच्चे देखिए, जब तक आप उससे मोहब्बत नहीं करेंगे उस सब्जेक्ट से,
और जब तक आप उसको समझ के नहीं पढ़ेंगे वो हार्ड ही रहेगी, और जब तक आप अपने पढ़ने वाले दोस्तों का हल्का नहीं बनाएंगे वो चीजें हार्ड ही रहेंगी। अगर आपके दोस्त ऐसे हैं जो खेल कूद में बहुत ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं तो फिर आपका पढ़ने को कभी भी दिल नहीं करेगा। आपको एक कम्युनिटी चाहिए जो आपको इंस्पायर करे, मोटिवेट करे, और आप उस ट्रैक पे लगे रहें। आपकी क्लास में जो बच्चा अच्छे नंबर लेता है आप उससे रहनुमाई लेना शुरू कर दें, उसे कहें भाई मुझे एक सवाल समझा दो। आपको कहीं ना कहीं देखें, एक नया मोबाइल लेते हैं आप, बिल्कुल नया मॉडल आता है, वो तो फटाफट आप सीख लेते हैं, सारी चीजों का पता भी चल जाता है कि इसमें क्या करना है और कैसे करना है, उसके लिए कोई ट्रेनिंग नहीं लेते। लेकिन वो बनी बनाई किताब है, उसमें परेशानी हो जाती है। तो वजह क्या होती है? इंटरेस्ट खुद लेते नहीं है, ऑन नहीं करते। ऑनरशिप इज द मेन फैक्टर, एक मेन कंपोनेंट है, उस पे आ जाएंगे तो ऑटोमेटिकली चीज ठीक हो जाएगी। बिल्कुल। सर, मोहम्मद अवैस याकूब पूछ रहे हैं, स्टूडेंट्स कैसे मैनेज करें अपनी रूटीन को प्रोफेशनल होने के लिए? मैंने पहले कहा, मैं फिर दोहरा देता हूं, आप अपने खाने और सोने और जागने का टाइम मैनेज कर लें। आप अपने कामों की एक रेगुलर प्रैक्टिस बना लें कि जो काम आज किया कल भी उसी टाइम में करना है, परसों भी उस टाइम में करना है, ये पहले तय कर लें। मैंने आसान मिसाल दी है खाने से और सोने और जागने से। अगर आपने ये 5 टाइम जो है, 3 खाने के और 1 सोना और 1 जागना, 5 काम है, इन 5 कामों को आप शेड्यूलिंग कर लें। इस शेड्यूलिंग में लाने के बाद आप अपनी जिंदगी के सारे कामों की तरतीब रख लें कि इस दिन में इस टाइम में ये काम रेगुलर करना है। जब आपकी शेड्यूलिंग हो जाएगी और उसको रेगुलर प्रैक्टिस में ले आएंगे तो सारी चीजें आपकी सीधी हो जाएंगी। तो सर अभी एक शफकत अली का सवाल था, पहले मैं फुरकान का ऐड कर लूं। सर बीबीए कैसी फील्ड है? सारी फील्ड्स बहुत अच्छी हैं, डिपेंड अपॉन यू कि आप उसको प्रेजेंट कैसे करते हैं। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि जी ये डिग्री होगी तो ये होगा, इसका कोई ताल्लुक नहीं है। आपकी डिग्रियां बेसिकली आपको एक सपोर्ट देती हैं कि आपको ये एक सबूत मिल जाता है, जैसे एक शनाख्ती कार्ड है वो सबूत देता है आपके, इसी तरीके से ये भी एक सबूत है, तो सबूत के साथ आप आगे बढ़ते हैं, लेकिन बाकी पोटेंशियल आपका अपना होता है। बिल्कुल सही है। सर यहाँ पर शफकत अली है, वो पूछ रहे थे हाउ टू चूज राइट कैरियर। तो मतलब मेरा भी सवाल था कि राइट प्रोफेशन कितना ज्यादा जरूरी है प्रोफेशनल होने के लिए, सर तो मेरा आंसर आपको देख के मुझे जिंदगी अपना में, सवाल भी याद आया। अच्छा इसमें एक कुछ लोग अपने मोटे लोग देखे होंगे और कुछ पतले और लंबे लोग देखे होंगे। जो मोटे लोग होते हैं वो किसी भी हजूम में या लोगों के दरमियान चल रहे हो तो वो गुम हो जाते हैं, उन्हें कोई पहचानता नहीं है कि कौन जा रहा है, यानी सब इकट्ठे जा रहे होते हैं। लेकिन कुछ लोगों का कद बहुत ज्यादा लंबा होता है। अब जिन लोगों का कद लंबा होता है वो दूर से नजर आ रहे होते हैं कि फलां साहब आ रहे हैं, बहुत सारा हजूम भी हो और एक बंदे का कद लंबा हो तो दूर से पहचाना जाता है। हमारे यहाँ क्या होता है, हम बहुत सारी डिग्रियां बहुत सारे कोर्सेज इकट्ठे कर लेते हैं, हम मोटे हो जाते हैं, हमें कुछ भी नहीं मिलता। आप एक फील्ड पकड़ें, उसमें अपना एक्सेलेंस आजमाएं तो आप लंबे हो जाएंगे, और आप इतने लंबे हो जाएंगे कि ऑटोमेटिकली आप दूर से पहचाने जाएंगे कि जी इस फील्ड में यही बंदा है। लिहाजा जो भी आपको कैरियर, जो भी आपने चूज कर लिया, कैरियर का चूज करने से पहले आपको कंसल्ट कर लेना चाहिए किसी कैरियर काउंसलर के साथ कि मेरी क्वालिफिकेशन ये है, मेरे इंटरेस्ट ये है और मैं कैरियर क्या कौन सा चूज करूं। और जो कैरियर काउंसलर आपको जो एडवाइस दे, उस एडवाइस के तहत आप अपनी जिंदगी को आगे लेके चलें और उसमें फिर आप एक्सेलेंस लेने की कोशिश करें। यानी आपके ज़हन में किसी एक खास काम के लिए खास ही बंदा आता है, आपको जब वो खास बंदा आता है इसका मतलब ये हुआ कि उस बंदे ने उस हवाले से अपने आप को बेहतरीन इम्प्रूव कर लिया। कि अब देखिए यूट्यूब ने अपने आप को बेहतरीन प्रूव कर लिया, क्यों? गूगल ने अपने आप को बेहतरीन प्रूव कर लिया, क्यों? आप अपने मसाइल को खोजते हैं गूगल पे जाके या यूट्यूब पे जाके, इसका मतलब क्या हुआ कि यूट्यूब और गूगल ने लोगों को रिस्पांस दिया, इतना रिस्पांस दिया कि हर एक ने कहा कि हमारे मसाइल का हल वहां निकल रहा है। किसी ने प्रोफेशनली इंप्रूव करना है अपने आप को तो वो आपकी यूनिवर्सिटी पे आ रहा है, वो कहता है कि जी ठीक है ये एक बेहतरीन प्लेस है, मुझे यहाँ से ये चीजें मिल सकती हैं। कैरियर ठीक चूज करना बहुत अहम है। आपको समझ नहीं आ रही, किसी कैरियर काउंसलर से रब्ता कर लें और अपने कैरियर के अंदर आप इतना काम करें कि उस कैरियर में आप पहचान बन जाए, और वो पहचान ही बेसिकली सक्सेस है, और उसके बाद ही आपकी लाइफ आगे ग्रूम होती है, बढ़ती है। जी बिल्कुल सर, आपने बड़े अच्छे पॉइंट्स ऐड किए और कैरियर काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे हम बहुत सारे सेशन भी कर चुके हैं। अगर जो स्टूडेंट्स हमें देख रहे हैं और वो कैरियर काउंसलिंग से रिलेटेड सेशन देखना चाहते हैं तो हम इल्मी सिटी को विजिट करें, आपको हजारों सेशन मिल जाएंगे जो हमने कैरियर काउंसलिंग पे किया है, डिफरेंट एक्सपर्ट्स की राय ऐड की है। तो सर आपने जितने मैक्सिमम सवाल थे वो लेने की कोशिश की और आपने सबका ही बहुत अच्छे तरीके से जवाब दिया, तो मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि आपने ना सिर्फ मेरे सवालों को कैटर किया बल्कि जितने भी बहुत सारा माशाल्लाह स्टूडेंट्स ने आपको रिस्पॉन्स दिया है। तो सर कोई फाइनल मैसेज जो आप ऐड करना चाहेंगे यूथ के लिए? यूथ के लिए सिर्फ एक ही बात है कि आप अपनी ज़ात को फोकस कर लें, बस आप अपनी ज़ात को फोकस कर लें, ये बहुत अहम है। हम दाएं बाएं के मसाइल हल कर रहे होते हैं, हम उन जगहों पे उन लोगों के उन 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 कैटेगरीज में जाके हम
सोचना शुरू कर देते हैं जो हमारे डोमेन में नहीं होती। हमारी डोमेन हमारी ज़ात है, और हमारी ज़ात के अंदर हमारे पास 3 खाने के टाइम और 2 सोने और जागने के टाइम, अगर ये हम मैनेज कर लें तो हमारी लाइफ की रूटीन्स मैनेज हो जाएंगी। और जब तक हम चीज़ों को ऑन नहीं करेंगे, ऑनरशिप में नहीं लेकर आएंगे, उस वक्त तक आप, जैसे आपके साथ कोई भी कोई हादसा हो जाए तो आपकी फैमिली फ़ौरन से आपको ऑन करती है, आपको हॉस्पिटल लेके जाती है, सारी चीज़ें आपके लिए कर रही होती है। इसी तरह की ऑनरशिप आपको अपने हर काम के लिए करनी है। आप ओनरशिप प्रोड्यूस करें और अपनी एक रूटीन को बिल्ड करें। आप अपने काम में खुद से मेहनत करें, यकीन करें कि एक्सेलेंस आपके अंदर आना शुरू हो जाएगी। जो ही एक्सेलेंस आएगा, लोग आप पे ट्रस्ट करेंगे। जब आप पे ट्रस्ट करेंगे तो आपके पोटेंशियल को आजमाने के लिए वो आपको अपॉर्चुनिटी देंगे। जब आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो आप छा जाएंगे। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर, आपने बड़ी खूबसूरती से सारे सवालों का जवाब दिया। और मैं जितने भी लोगों ने हमें बिल्कुल एंडिंग पे ज्वाइन किया, मैं उनको बता दूं कि हम इसको पोस्ट कर देंगे और आप इसको जाके लाजमी सुने। अगर आप एक स्टूडेंट हैं या आप प्रोफेशनल लाइफ में भी हैं, दोनों में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। तो सर मैं आपका एक बार फिर बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि आप यूनिवर्सिटी के प्लेटफॉर्म पर आपने इतनी अच्छी बातें बताई हैं। टेक केयर। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि फ्यूचर में भी आपके साथ कोई और सेशन हमें करने का मौका मिले और हम आपके इल्म से मजीद मुस्तफीद हो सके। तो आज के लिए आप लोग के लिए इल्मी सिटी से सिर्फ इतना ही। अगर आप लोगों ने इस सेशन से कुछ भी सीखा है तो उसे आगे शेयर करें ताकि बाकी मैक्सिमम लोग इससे कुछ सीख सकें। तो इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होंगे किसी नए लाइव सेशन के साथ, जिससे आप मजीद कुछ सीख सकें। तो आज के लिए अपनी मेजबान इकरा जाहिद को दीजिए इजाजत। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए इल्मी सिटी। खुदा हाफिज।